हेलो दोस्तों, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, दी सेल। और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले एंजाइम्स के एंजाइम को कवर कर लिया गया है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कवर कर लिया है और बायोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन को हमने कवर कर लिया है। तो आज ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा, सेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी में जिसको समझे बगैर आप कभी भी बायोलॉजी को फर्दर नहीं पढ़ सकते। तो सेल की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हो बहुत ही जरूरी होती है। जब तक हमें सेल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आप मत ख्याल करें कि आपको बायोलॉजी जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको अगर बायोलॉजी को समझना है तो आपको सेल जैसे कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। इसकी हिस्ट्री, इसका जो कुछ भी जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए आज हम जो है इसकी शुरुआत करेंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपके सामने रखी हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी को। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी का क्या डिफरेंस है इनके अंदर। देखिए बेटा, जब हम सेल को, जब उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को स्टडी कर रहे हो, जब हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी कर रहे हो, उसके मेन मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। यानी सिंपली स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सेल की स्टडी में यानी साइटोलॉजी में जस्ट हमारा फोकस उसके फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर्स पे होता है। सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी इज ए ब्रॉडर टर्म। इसमें ये क्यों ब्रॉडर टर्म है? क्योंकि इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस के साथ साथ सेल में मौजूद तमाम किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी स्टडी करते हैं और सेल में होने वाले मेटाबॉलिज्म को भी डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, सेल में होने वाले मेटाबॉलिज्म, सेल में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, हर चीज को स्टडी किया जाता है। यानी सेल को मॉलिक्यूलर लेवल तक स्टडी किया जाता है सेल बायोलॉजी में। सेल में होने वाले मेटाबॉलिज्म को स्टडी किया जाता है। तो इसलिए सेल बायोलॉजी जो है ये ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम क्या देखते हैं? जस्ट सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को देखते हैं। अब बहुत ही सिंपल सिंपल से पॉइंट है, कोई भी इसमें मुश्किल पॉइंट नहीं है और ये जितने सिंपल हैं उतने ही इंपॉर्टेंट भी हैं। अब देखिए, ये जो टर्म साइटोलॉजी है सबसे पहले किसने दी? हर्टविग ने। और टर्म साइटोजेनेटिक्स किसने दी? एच जे म्यूलर ने। अब साइटोलॉजी और साइटोजेनेटिक्स, देखिए साइटोलॉजी इज नॉट अ मॉडर्न टर्म, ओके, वाइल साइटोजेनेटिक्स इज ए मॉडर्न टर्म। अगर एग्जाम में इन दोनों टर्म्स के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो साइटोजेनेटिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए मॉडर्न टर्म। ठीक है, फॉर साइटोलॉजी, साइटोलॉजी की जो मॉडर्न टर्म है वो है साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, एच जे म्यूलर ने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, नाउ फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का आपने सुना होगा। रॉबर्ट हुक जो है ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। चले, हम सेल को मैं बताता जा रहा हूं लेकिन मैं इसके बारे में कुछ और थोड़ी सी आपको इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। देखिए बेटा, सेल क्या है? सेल बुनियादी तौर पर जानदारों की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। आगे अगले लेक्चर में हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट हम सेल की जो है वो हिस्ट्री को, उसके मेन मेन पॉइंट्स को, उसकी डिस्कवरीज को देख रहे हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग सिस्टम्स के। अगर किसी चीज को भी आपने ऑर्गेनिज्म का स्टेटस देना है, जानदार का स्टेटस देना है, तो उसके लिए उसका सेल पे मुश्तमिल होना जरूरी है। अगर कोई भी चीज सेल पे मुश्तमिल नहीं है तो वो लिविंग नहीं है। लिविंग होने का क्राइटेरिया क्या है? कि वो सेल पे मुश्तमिल हो, चाहे वो एक सेल पे से बनी हो, चाहे वो ज्यादा सेल से मिलकर बनी हो, बनी सेल से हो। सेल से वो नहीं बनी तो वो लिविंग नहीं है। वायरसेस एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी चीज का, किसी भी जानदार का वजूद सेल के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेल जो है जानदारों की बुनियादी यूनिट्स हैं, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। जिस तरह आपके घर की जो यूनिट है वो ईंट है, कई ईंटों ने आपके घर को बनाया है, कई ईंटें आपस में जुड़ी हैं और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, एक घर बना है। इसी तरह हमारी बॉडी भी उस बिल्डिंग की मानद है और हमारी बॉडी जो है, इतनी ज्यादा जो बॉडी है वो इन्हीं छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स।
अब रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया के नाम से। ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो बुक है इसके अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है, बताने की कोशिश की है, डिफरेंट ड्राइंग्स बना के उसको बताया है उन्होंने कि ये सेल जो है ये बुनियादी तौर पर क्या है। ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। अब फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? स्वानसन को बोला जाता है। देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, यानी साइटोलॉजी फिर एक ओल्ड टर्म है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी मतलब अब मॉडर्न साइटोलॉजी में कई नई चीजें ऐड हो चुकी हुई हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है साइंस के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट आती हैं, बिकॉज साइंस इज नॉट अ स्टैटिक सब्जेक्ट, इट इज अ डायनामिक सब्जेक्ट। हर साल, हर महीने, हर सेकंड, हर घंटे, हर मिनट में इसके अंदर कोई ना कोई चीज ऐड होती है। तो देखिए जो रॉबर्ट हुक हमें बता के गए थे उसके बाद भी कई चीजें आई, ठीक है। उसकी साइटोलॉजी मॉडर्न हुई। तो मॉडर्न साइटोलॉजी जो है उसको किसने एक्सप्लेन किया? उसका सबसे पहले किसने इसको कवर किया? स्वानसन ने। इन्होंने एक बुक लिखी द सेल के नाम से। उस इस बुक में इन्होंने काफी कुछ सेल के बारे में नई चीजें बताई, ठीक है, जो आइंदा चल के साइंटिस्ट के लिए बहुत यूजफुल हुई। अब इस फोटोग्राफ को देखें। देखिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया, मैं भी इस फोटो को एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट पहले मेरी आप बात सुने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया बेटा? रॉबर्ट हुक जो है हम देखेंगे उन्होंने सेल को कैसे डिस्कवर किया। आपको मैं बता दूं कि उस वक्त जो है ये एक माइक्रोग्राफिक फोटोग्राफ है, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो है माइक्रोस्कोप के जरिए से ली गई है, ठीक है। अब उस वक्त जो है माइक्रोस्कोप जो है बाजार से नहीं मिला करती थी रेडीमेड, बल्कि माइक्रोस्कोप को खुद डिजाइन करना होता था, खुद बनाना होता था। उस वक्त शॉप से जस्ट लेंस मिला करते थे। तो रॉबर्ट हुक जो है इनका काफी इंटरेस्ट था इन चीजों के अंदर। इन्होंने ये थोड़ा सा इंजीनियर टाइप भी थे। इन्होंने आई थिंक ये वॉच और काफी ज्यादा खिलौने वगैरह जो हैं इनको भी ये बनाते रहते थे। एनीवे आप देख लीजिएगा। तो इनका इस चीज को लेके काफी इंटरेस्ट था, तो थोड़ी इंजीनियरिंग टाइप थे ये। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो जो लेंस थे बाजार से खरीद के लाए और खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाई इन्होंने। वो लेंस लेके आए थे, ये जस्ट लेंस लेके आए थे और लेंस से इन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाई थी। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप उस टाइम जो है जो खुद बनाई गई थी वो एंटोन वैन लीeuwenhoek के पास थी। आगे चल के हम करेंगे बात, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाई, इन्होंने उस माइक्रोस्कोप को जाहिर है जब माइक्रोस्कोप बनाई तो इन्होंने कोई ना कोई चीज तो ऑब्जर्व करनी थी उस माइक्रोस्कोप के नीचे। इन्होंने जिस मटेरियल का यूज किया वो था कॉर्क, ठीक है। वो क्या था? कॉर्क। बेटा अब कॉर्क क्या है? हमें पता है कि जब पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, हर प्लांट्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, आपको पता है ना सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? जब पौधे की विड्थ में इजाफा होता है उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जब पौधे की हाइट में इजाफा होता है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? पौधे की विड्थ में इंक्रीज। तो जैसे जैसे पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ होती है वैसे वैसे उसकी जो एपिडर्मिस है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जिसको कॉर्क कहते हैं। उस वक्त कॉर्क से लोग जो है वो बॉटल्स के लिड बनाया करते थे। जैसे आज आपको लिड्स वो मेटल्स के मिलते हैं, वैसे लिड नहीं थे। तब जो लिड थे वो इसी मटेरियल से कॉर्क से बने हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने उस कॉर्क को लिया, उसका एक थिन स्लाइस काटा, ठीक है, उसका बहुत बारीक सा जो पीस है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उनको ये वाली चीज नजर आई, ये फोटोग्राफ नजर आई, ये वाला स्ट्रक्चर नजर आया। जब उन्होंने स्ट्रक्चर को देखा तो उसको इसके बीच में कई छोटी छोटी स्पेसेस नजर आई, खाली जगह नजर आई, एम्प्टी स्पेसेस नजर आई। अब वो काफी देर तक इनको देखते रहे और ये छोटे छोटे डिब्बे जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह के इनको नजर आ रहे थे, ठीक है, वो इनको देखते रहे और सबका साइज ऑलमोस्ट इनको एक जैसा नजर आ रहा था, ठीक है, बहुत कम फर्क था। तो उनके जहन में एक बात आई, उनके फौरन उन्होंने जो ऑब्जर्व की इस चीज को देख के उन्होंने कहा कि जरूर ये इस जानदार को बनाने वाली यूनिट है, यानी जिस जानदार से भी, जिस पौधे से भी ये चीज मिली है, जरूर ये पौधा इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये इन्हीं डब्बों से मिलकर बना हुआ है, इन्हीं स्पेसिस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उन्होंने एक टर्म यूज की सेलुला, ठीक है, सेलुला जो है उन्होंने टर्म यूज की फर्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल स्पेसिस आर रूम्स। सेल्यूला का क्या मतलब है? लिटिल स्पेसिस या रूम्स। उन्होंने ये छोटे छोटे डब्बे जो इन्होंने ऑब्जर्व किए इसके लिए इन्होंने सेल्यूला का टर्म यूज की।
और इन्होंने ये भी बता दिया कि ये उस जानदार की बुनियादी इकाई है, मतलब कि ये जानदार जो है इसी से मिलके बना हो सकता है। खैर आगे चलते हैं। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है पीस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व किया, और जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इनको शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है, आपने कभी देखा हो, आपने अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपको, छत्ते के अंदर आपको जो है वो छोटे छोटे स्पेसेस, छोटे छोटे रूम्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे। उनको उसकी तरह के स्ट्रक्चर जो है इनको माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आए, और उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स को जो है वो क्या नाम दिया, सेलुला का नाम दिया। देखिए सेल का जो वर्ड है रॉबर्ट हुक ने यूज नहीं था किया, उन्होंने सेल्यूला का वर्ड यूज किया था, लैटिन वर्ड था ये। ठीक है, तो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था सेल, एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी रूम्स। ठीक है, अब ही गेव सेल टर्म टू दी स्ट्रक्चर, इन्होंने इसको इन स्ट्रक्चर्स को सेल का नाम दे दिया। तो इस तरह रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर कर लिया। सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है, रॉबर्ट हुक को, इसलिए ये साइटोलॉजी के क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, सेल इज ए लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है हॉलो स्पेस या लिटिल रूम। ठीक है, ये स्पेस के स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया, कॉर्क का जो थिन स्लाइस है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आए, इन ब्लॉक्स को इन्होंने हॉलो स्पेस या लिटिल रूम्स कह दिया। इन्होंने कहा कि जरूर ये जिस पौधे से भी ये मिला है कॉर्क, ये उस पौधे को उसने स्ट्रक्चर्ड किया है, इसकी फॉर्मेशन भी, ये पूरे का पूरा पौधा इन्हीं ब्लॉक से मिलकर बना हो सकता है। ठीक, ये वो माइक्रोस्कोप है जिससे रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क के थिन स्लाइस को स्टडी किया था और सेल को डिस्कवर किया। देखिए इस फोटोग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीजें जब आप इस तरह की चीजें देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, इसलिए मैंने ये ऐड की है ताकि आपको अंदाजा हो जाए, आप रियलाइज कर लें इन चीजों को कि वो उस वक्त की माइक्रोस्कोप किस तरह की रही होगी। क्या आज जिस तरह हम बायोलॉजी की लैब्स में माइक्रोस्कोप यूज करते हैं क्या वो उस तरह की थी, नहीं। ये देखें, ये खुद बनाई गई है माइक्रोस्कोप, आप पिक्चर में देखें ये उन्होंने खुद बनाई हुई है। यहाँ पर जो लेंस है ये भी लेंस है, यहाँ पर भी लेंस है। तो देखिए उस वक्त की इन्होंने ये डिजाइन की हुई जो है ये माइक्रोस्कोप बनाई है। तो इसके नीचे जो है इन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस किए थे अपने। ठीक है बेटा, ही एक्चुअली, अब हम देखते हैं कि क्या रॉबर्ट हुक ने जिंदा सेल्स को डिस्कवर किया था, नहीं। रॉबर्ट हुक ने जिंदा सेल्स को डिस्कवर नहीं था किया, बल्कि वो सबराइज्ड सेल वॉल्स थे। सबराइज्ड सेल वॉल यानी डेड सेल्स को उन्होंने डिस्कवर किया था। बुनियादी तौर पर जो कुछ भी वो देख रहे थे, जो भी उनको वो चीजें नजर आ रही थी, वो सेल वॉल्स थी। उनके अंदर जो स्पेसेस थी वो एम्प्टी थी, उसके अंदर कभी प्रोटोप्लाज्म हुआ करता था, क्योंकि वो खत्म हो चुका था और सिर्फ सेल वॉल्स ही रह गई थी। तो इन्होंने, इनको जो चीज नजर आई थी माइक्रोस्कोप में वो सिर्फ सेल वॉल्स थी, सबराइज्ड सेल वॉल्स थी, वो लिविंग सेल्स नहीं थे। लेकिन इन्होंने सेल को डिस्कवर किया तो सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हें ही जाता है। चाहे इन्होंने डेड सेल्स को डिस्कवर किया है लेकिन इन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया। तो फिर लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, एंटोन वैन लेeuwenhoek ने। मैं पहले बता दूं, वैसे मैंने आगे बात करनी है लेकिन मैं पहले आपको बता रहा हूं, एंटोन वैन लेeuwenhoek ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, तो डेड सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। तो अब आपने जेहन में रखना है कि रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं था किया, उन्होंने डेड सेल को, सबराइज सेल वॉल जो है इन्होंने डिस्कवर की थी बुनियादी तौर पर। अब इन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक लिखी थी 1665 में। बेटा इस बुक में इन्होंने वो सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे, माइक्रोग्राफिया में इन्होंने वो ऑब्जर्वेशंस लिखे जो इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे जब वो थिन स्लाइस रख के देखा था कॉर्क का, तो उस कॉर्क के अंदर जो छोटे छोटे इनको रूम्स, ब्लॉक्स, लिटिल स्पेसेस नजर आई, उनको इन्होंने खुद ड्रॉ करने की कोशिश की, उनकी स्केचिंग की, इसको ड्रॉ किया, उसके ग्राफ बनाने की कोशिश की। तो इसलिए इसको माइक्रोग्राफिया उन्होंने का नाम दिया, क्योंकि इन्होंने वहां पर उसकी स्केचिंग की थी और स्केचिंग के जरिए से उन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी माइक्रोग्राफिया में 1665 में, इसलिए इसको माइक्रोग्राफिया कहा गया। ये इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। ही वॉज फर्स्ट यूज टर्म सेल, सबसे पहले इन्होंने सेल का टर्म जो है उसको यूज किया। His investigation kept the foundation of cytology. इन्हीं की इन्वेस्टिगेशन सेल के बारे में आगे चल के मॉडर्न साइटोलॉजी की बुनियाद बनी। इन्हीं की इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर आइंदा आने वाले साइंटिस्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की।
यानी अगर ये अपनी इन्वेस्टिगेशंस, यानी अगर रॉबर्ट हुक माइक्रोग्राफिया में चीजों को एक्सप्लेन ना करते, सेल को एक्सप्लेन ना करते, तो शायद आज के साइंटिस्ट सेल को बेहतर तौर पे ना समझ पाते। तो जितनी भी आज साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी है, उसकी बुनियादी तौर पर वही है जो रॉबर्ट हुक ने एक्सप्लेन की थी। इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। अब इन्होंने माइक्रोग्राफिया की जो बुक का चैप्टर नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 18 है, ठीक है, वहां पर एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्व डिस्क्राइब्ड अबाउट सेल्स। वहां पर इन्होंने जो है वो सेल को, अबाउट सेल जो है उसके बारे में इन्होंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 18 के अंदर। देखिए ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मैं समझता हूं कि आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। डिस्कवरी जब आप देख रहे हो कि सेल बुनियादी तौर पर जो बायोलॉजी में कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसकी डिस्कवरी का भी आपको पता होना चाहिए। उसके मैक्सिमम जो एस्पेक्ट है उसका तो आप एटलीस्ट, आपको ज्यादा नहीं तो मैक्सिमम एस्पेक्ट का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप नोट करते जाएं इनको, जो है वो खुद से नोट्स बनाएं इनके, और जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको फौरी तौर पर नोट कर लें। ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये है उस माइक्रोग्राफिया बुक का टाइटल पेज। ये देखिए, ये चीज मैंने इसलिए ऐड की है ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको पता चले कि उस वक्त वो टाइटल किस तरह का था, बुक किस तरह की थी। देखिए ये कितनी खूबसूरत इन्होंने उस वक्त का जो टाइटल बनाया है, माइक्रोग्राफिया बुक का नाम है, और सम फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ माइन्यूट बॉडीज मेड बाय मैग्नीफाइंग ग्लासेस विद ऑब्जर्वेशंस एंड इंक्वायरीज देयर अपॉन बाय आर हुक फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ठीक है, तो देखें इस बुक के अंदर इन्होंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया था, और ये बड़ा अट्रैक्टिंग टाइटल है उस वक्त का। इसके अंदर बहुत कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो ये देखिए ये एक्चुअल टाइटल है ये। नाउ एंटोनी वैन लीवनहुक इन 1676 फर्स्ट टाइम नोटिस्ड अ फ्री लिविंग सेल। मैंने आपको बताया ना पहले कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, वो थे लेवनहॉक। डेड सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन सेल को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जिन जिन सेल्स को उन्होंने डिस्कवर किया था वो डेड थे। तो लिविंग सेल्स, सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे वो एंटोन वैन लेवनहॉक 1676 में। ये कोई बहुत अच्छे साइंटिस्ट नहीं थे। देखिए अब ये इन्होंने कैसे डिस्कवर किया, इनको लिविंग सेल्स को इन्होंने कैसे, ये सब कुछ कैसे हुआ, बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। देखिए ये इनकी एक शॉप थी, जैसे आजकल वो होती है ना, किराना की शॉप होती है, हर चीज वहां से आपको मिलती है, जो भी रोजमर्रा की जरूरियात होती है हमारी, हम वहां से लेके आते हैं। ठीक है, शॉप से जो कुछ भी खाने पीने वाली चीजें हैं, सब्जी वगैरह है, उस तरह की एक शॉप थी इनकी। और ये उस शॉप को चलाते थे, कुछ मेडिसिन वगैरह मिला करती थी इनकी शॉप से। तो ये अपनी शॉप पे क्या करते थे कि ये डिफरेंट लेंस को जो है वो जोड़ा करते थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वो बाजार से वो लेंस खरीदे, और लेंस खरीद के इन्होंने बहुत जबरदस्त और बहुत हैवी जो माइक्रोस्कोप है वो तैयार कर ली। तो ये बड़ा इंटरेस्ट लिया करते थे इन चीजों के अंदर, लेवनहुक जो है। तो इन्होंने जब वो माइक्रोस्कोप खुद तैयार की, तो क्या हुआ कि इन्होंने एक दफा क्या हुआ कि ये अपनी शॉप पे बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। तो इनकी छत से जो बारिश का पानी टपक रहा था, वो नीचे इनके बाहर जो बाजार था वहां पर सॉइल थी, तो वो सॉइल के अंदर जो है वो जाके मिक्स हो रहा था। इन्होंने वो वहां से सॉइल से वो पानी लिया, जो बारिश का पानी सॉइल के अंदर जमा हो गया था, उसको इन्होंने कलेक्ट किया, उसका सैंपल लिया, और इसको इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। तो ही वॉज ही वॉज शॉक्ड, इनको छोटे छोटे लिटिल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आई, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आई, छोटी छोटी स्टिक्स की तरह की स्ट्रक्चर्स नजर आई, स्टिक्स की तरह की। अब इन्होंने उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को, उन छोटे छोटे लिविंग स्ट्रक्चर्स को इन्होंने वाइल्ड एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया, और वो बुनियादी तौर पर बैक्टीरिया थे। और बेटा मैं आपको ये भी बता दूं कि बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया का मतलब होता है लिटल स्टिक्स। बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है, लिटल स्टिक्स। बाद में जाके इन्होंने बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया का नाम नहीं था दिया, इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। हाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो लिविंग सेल सबसे पहले डिस्कवर किए वो बैक्टीरिया थे बुनियादी तौर पर, और जो इनको वो बैक्टीरिया नजर आ रहे थे वो छोटी छोटी स्टिक्स की तरह के नजर आ रहे थे। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा थे, और काफी ये उस पानी के अंदर जो है वो मूव कर रहे थे। ठीक है,
हम आपको ये बता दूं कि जो रेन वाटर होता है उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होते, ठीक। क्योंकि वो आपको पता है जब पानी बौखलाहट बन के एयर में जाता है, ठीक है, और वो वेपर फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो नीचे आता है, नीचे गिरता है सॉइल में, तो तब जो है उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया होते हैं। और सॉइल जो है सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो है वो सॉइल के अंदर होते हैं, एक्टिनोमाइसिट्स, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे इनको भी। एक्टिनोमाइसिट्स जो है बैक्टीरिया सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो एनीवे इन्होंने उन बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया, लेकिन इन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा कि ये बैक्टीरिया हैं। उन्होंने इनको लिटिल रॉड्स बोला है, लिटिल स्टिक्स का नाम दे दिया। और लिटिल स्टिक्स का मतलब जो है वो क्या होता है, बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है, लिटिल स्टिक्स। तो इन्होंने जो उसको नाम दिया था वो वाइल्ड एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था, ठीक है। बाद में आके वो एहरनबर्ग और दूसरे साइंटिस्ट ने जो है ये बैक्टीरिया वगैरह का जो है वो उसको टर्म्स वगैरह दी। कुछ साइंटिस्ट आए, देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो एंटोनी वैन लेवनहॉक ने टर्म यूज की वो वाइल्ड एनिमल क्यूल्स के नाम से थी, ठीक है। दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल्स। ये जिंदा सेल की डिस्कवरी थी जो कि लेवनहॉक ने की, ठीक है। फर्स्ट मैन टू सी द फ्री सेल। अब ये पहले आदमी थे जिन्होंने फ्री सेल्स को देखा, लिविंग सेल्स को देखा, ये पहले आदमी थे, ठीक है। ही वॉज रेजिडेंट ऑफ हॉलैंड। अच्छा, ये मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया कि समटाइम ये जो है ना इनके बारे में एक पेपर मैंने कहीं पास्ट पेपर पढ़ा था, वहां पर मैंने ये कहीं से मेरा एमसीक्यू मेरी नजर से गुजरा था कि एंटोन मैन लेवनहॉक कहाँ के थे, तो ये हॉलैंड के थे, ठीक है। अच्छा, he also discovered sperm, red blood cells and protozoa। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन्होंने की हैं। डॉन वैन लेवनहॉक जो है, इनके देखे ना, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पर्म को भी डिस्कवर किया, रेड ब्लड सेल्स को भी डिस्कवर किया, और प्रोटोजोआ को भी डिस्कवर किया, ठीक है। तो बेटा ये देखें, ये जो है ये वो वाले जो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप नीचे रख के देखा और उस पानी के उस बारिश के ड्रॉप को, तो उनको इस तरह की जो है वो स्ट्रक्चर्स नजर आई थी, एंटोन वैन लीवेनहॉक को। तो आज जो है हमने काफी कुछ जो है वो डिस्कवरी, जो जो भी मेन मेन पॉइंट्स थे डिस्कवरी के हवाले से, वो आज डिस्कस किए इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल थ्योरी को देखेंगे कि सेल थ्योरी क्या है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर्स में जब जस्ट हमने सेल की डिस्कवरी को स्टडी किया है, उसको समझने की कोशिश की, और काफी कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने समझने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।